हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बीके एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे या हम आज कल्टीवेशन ऑफ पैडी यानी धान की खेती के बारे में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फादर्स डे की। आपके पिता का प्यार आप पे यूं ही बरसता रहे, आप हमेशा खुश रहें, आपके माता पिता आपको ऐसे ही दुलारते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आप सभी के जीवन के नौ वर्ष की तरह शुभकामनाएं देते हुए आपके वीडियो को चालू करते हैं। चलिए हम वीडियो को चालू करते हैं और बताते हैं आपको सबसे पहले धान के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बॉटनिकल नेम की, यानी वनस्पतिक नाम वो राइजा सेटाइवा होता है। उसके बाद फैमिली की बात करें, यानी कुल इसका जो होता है परिवार होता है वो तो होता है ग्रामीणी। मिस्टेक हो गई है, हिंदी मीनिंग में यहाँ पे ग्रामीण लिख दिया गया है। और उसके बाद क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो द्विगुणित है, 2n बराबर 24 होता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो एशिया, इंडो, म्यांमार है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और परागण की बात की जाए तो ये सीधरी प्लांट है। परीक्षण वजन की बात की जाए तो 25 ग्राम, यानी 1000 ग्राम अनाज का भार में तो 25 ग्राम आपको लगभग मिलता है। चावल के पुष्पक्रम की अगर बात की जाए तो ये पुष्पगुच्छ के रूप में होता है। और इसके बाद चावल में हलिंग प्रतिशत 66 या धान का 2/3 है। 1 किलो चावल के दाने का उत्पादन करने के लिए 5000 लीटर पानी की खपत होती है। और उच्चतम उत्पादकता की बात करें तो जापान जो कि 58 कुंटल, और भारत में औसत उत्पादकता की बात करें तो 18.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद है दुनिया में क्षेत्रफल और विवरण। क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भारत है, फिर उसके बाद चीन, फिर इंडिया और इंडोनेशिया है। फिर उत्पादन में बात किया जाए तो उत्पादन में सबसे आगे चीन, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया। उत्पादकता की बात की जाए तो सबसे पहले जापान, फिर USA, उसके बाद चीन। विश्व में क्षेत्रफल की बात की जाए तो 158.8 mH है और उत्पादन लगभग 744.4 मिलियन टन है, जो कि ये डाटा 2015 और 16 का है। फिर इसके बाद बात करते हैं भारत में क्षेत्रफल और विवरण की। तो क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। उत्पादकता की बात करें तो पंजाब जो कि 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादित करता है। उसके बाद भारत में क्षेत्रफल की बात करें 46 मिलियन हेक्टेयर और उत्पादन की बात करें तो 157.2 मिलियन टन है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अगर हो सके तो अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करिए। इसके बाद बात करते हैं देश के सकल फसल क्षेत्रफल में चावल का योगदान लगभग 24% है। उसके बाद भारत तो रुपए के लिए 40,45,796 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात करता है, जिससे कि एक अच्छी आय की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद बताते हैं आपको एरिया प्रोडक्शन और यील्ड ऑफ राइस इन इंडिया, यानी ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एरिया, प्रोडक्शन और यील्ड किस प्रकार से है। 2013 और 14 की अगर बात करते हैं तो 441.36 लाख हेक्टेयर एरिया पे जो है प्रोडक्शन किया गया था और उत्पादन क्षमता जो मिली थी वो 141.0 टन। उसके बाद यील्ड की बात करें तो 2388 kg प्रति हेक्टेयर मिली थी। 2014 और 15 की बात करें तो 441.10 लाख हेक्टेयर में जो है एरिया पे प्रोडक्शन किया गया था। और यील्ड की बात की जाए तो जो प्रोडक्शन मिला था वो था 145.48 और यील्ड की बात की जाए 2391। 2015 एंड 16 की बात करें तो इतना है। फिर उसके बाद एरिया प्रोडक्शन और यील्ड की बात करें अगर उत्तर प्रदेश में तो 2014 में 62.4 है और उत्पादनता जो है वो 159.07 है और यील्ड जो बात करें 2358 है। फिर उसके बाद 14 और 15 में इस तरह से डाटा थे, यानी कि कहने का मतलब 559.16, प्रोडक्शन 167.78 और
ईल्ड की बात करें तो 2167 था। उसी तरह से 15-16 में 56.76 था। 142.22 2000 इतना था। उसके बाद बात करते हैं राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया की। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे इंडिया में उत्पादित होता है चावल, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, जहाँ पे प्रोडक्शन जो है 156.05 लाख टन होता है। शेयरिंग परसेंटेज की बात करें तो 50% शेयर कर देता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो 140.22 है। उसके बाद शेयर परसेंटेज की बात करें तो 13 है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 128.95 है और शेयरिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो 12 है। उसके बाद फिर बात करते हैं पंजाब 105.42 प्रोडक्शन लाख टन में है, जो कि परसेंटेज की बात करें शेयर परसेंटेज की 20% है। उसके बाद तमिलनाडु है 74.58 और शेयर परसेंटेज है 7। बिहार की बात करें तो 71.62 है, परसेंटेज शेयरिंग की बात करें तो 7% है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 60.28 है और शेयर परसेंटेज 5 है। उसके बाद आता है उड़ीसा में भी वही लगभग नियर अबाउट है 58.07 और शेयर परसेंटेज की बात की जाए तो 5 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका आता है असम का। असम जो है 45.16% प्रोडक्शन लाख टन है। उसके बाद शेयर परसेंटेज की बात की जाए तो 3% है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कर्नाटक में अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो होता है वो 39.55 लाख टन है। उसके बाद शेयरिंग परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो 2% है। और ये सारी डाटा आपको जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर 2015 के द्वारा है। इसके बाद हम बात करते हैं आप सभी से चावल की आकृति विज्ञान के बारे में। तो यानी चावल की आकृति कैसी होती है, कैसे उसका हम देखते हैं, तो वो सारी चीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं विभिन्न भागों की पहचान, यानी जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले आता है अंकुरित अंकुर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें 2 भाग होते हैं अंकुरित अंकुर में, टीलर और कुल्म। फिर उसके बाद आता है लीफ पैनिकल एंड स्पाइकलेट में क्या होता है, फ्लोर खाया होता है, फूल होता है और चावल का दाना होता है। फिर इसके बाद कैसे इसका जर्मिनेशन होता है उसके बारे में देख लेते हैं फिगर के साथ। मूल प्रक्रिया क्या होती है, जब एक चावल का दाना एक अच्छी तरह से सूखा हो और ऊपर की मिट्टी से अंकुरित होता है तो मयान निकलता है, यानी कोलोरहिजा होता है। यानी यदि यह जलमग्न निचली भूमि कोलोपटाइल में अंकुरित होता है तो युवा शूट को घेरने के लिए एक आवरण कोलोरिजा के आगे निकलता है। कोलोट्राइप एक पतला बेलन के रूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि पहले में आपको दिख रहा है नीचे की तरफ झुका हुआ है, फिर यहाँ से अंकुरण हो रहा है, फिर उसके ऊपरी भाग को देखिए जहाँ पे लिखा है कोलोरिजा, फिर उसके नीचे देखिए फिर आपको एक भाग दिख रहा है जिसको कोलोरिजा भी कहते हैं। फिर उसके बाद क्रोटाइल होता है जो कि सबसे ऊपर की ओर आपको दिख रहा है 3rd नंबर फिगर में। तो ऐसे आपको यहाँ पे देखने को फिगर में मिलता है। उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए इसको कैसे आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, प्राथमिक भ्रूमणीय जड़ें यानी रेडिकल जिसको कहते हैं, रेडिकल देख रहे हैं आपकी एकदम ऊपर की तरफ दिख रहा है। फिर उसके बाद रेडिकल प्रकट होने के कुछ समय बाद कोलोरिजा के माध्यम से बाहर आती है। कोलोरिजा आप देख रहे हैं उसी के माध्यम से जड़ें जो है वो बाहर आती हैं, एक नए प्लांट के रूप में होती हैं और 2 या 2 से अधिक विरल शाखा वाली सेमिनल जड़ें निकलती हैं। देखिए 3 जड़ें आपको निकली हुई दिखाई दे रही हैं एक साथ। ये जड़ें अंततः मर जाती हैं और उसकी जगह पर कई द्वितीयक अपस्थनिक जड़ें ले लेती हैं। तो ये तो जैसा कि आप फिगर में आसानी से देख सकते हैं कि जो पहले जड़ रूट्स निकलते हैं वो मर जाते हैं, उसके बाद स्थान पे दूसरे रूट्स आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अंकुर कैसे होता है इनका जर्मिनेशन, यानी पहला अंकुर पत्ता या प्राथमिक पत्ता बढ़ते बीज से निकलता है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं प्राथमिक पत्ता ऊपर की ओर सबसे दिखाई दे रहा है, उसको कोलोप्लांट है। फिर उसके बाद यह हरे रंग का बेलन और बेलन के आकार का होता है, एकदम बेलन की तरह आपको एकदम मिलेगा। पत्तियां बाहर निकली हुई नहीं मिलेंगी, इनका कोई ब्लेड नहीं होता है, पत्तियां इनमें नहीं पाई जाती। दूसरा पत्ता एक पूरा पत्ता है, पत्ती ब्लेड के विच्छेदित है और उसके बाद मेसोकोटिल कोलाइप्टल को मिट्टी की तरह सतह की ओर ढकेलता है, यानी जो जड़ें होती हैं उनको नीचे की तरफ, मूल सिद्धांत जिसको कहते हैं वो अंदर की ओर जाते हैं
और जो भी ऊपरी की भाग दिख रहे हैं आपको, क्रोकोडाइल हो गया, कोलोराइजा हो गया, सब ऊपर की ओर तेज़ी के साथ भागते हुए फिगर में आप देख सकते हैं आसानी से कैसे फिगर में आपको शो कर रहा है सारी चीज़ें। जैसे माध्यमिक पत्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, कोलोप्टाइल भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मूल से धन नीचे जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं फिर आप सभी से। टीलर और परिपक्व जड़ें, यानी टीलर कैसे अंकुरित विकसित होगा, यानी अंकुर क्या होता है सबसे पहले विकसित होता है और शाखा टीलर विकसित करेगा। राइस टीलर के कुछ हिस्सों में जड़ें, पुलिया और पत्तियां शामिल होती हैं। देखिए वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। परिपक्व जड़ों के प्रकार, सेकेंडरी एडवेंचर्स रूट, युवा टीलर के भूमिगत नोड्स से पैदा होते हैं। और दूसरी बात की जाए तो एडवेंटियस प्रॉप रूट्स होता है, अक्सर मिट्टी की तरह की सतह के ऊपर ये कोड़ों में होती है। जैसे कि ये जो ऊपर के रूट्स आपको सेकंड नंबर फिगर में दिख रहा है, तो वहाँ पे देखिए कुछ रूट्स आपको बीच पे ही दिख रहे हैं। तो ये रूट्स जो होते हैं ये रूट्स प्रॉप रूट्स के नाम से जाने जाते हैं। अंकुरण किस प्रकार से विकसित हुआ, आपने इस चीज़ को भी जान लिया। तो चलते हैं आगे हम वीडियो की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने साथियों तक शेयर करिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शिकार प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। तो ज़मीनी स्तर के ऊपर दिखाई देने वाले सभी पौधे के हिस्से पर सामूहिक रूप से लागू होता है। यह मुख्य रूप से कलियों, पत्तियों और पुष्पक्रम यानी पैनिकल्स से बना हुआ होता है। क्लम की बात की जाए तो क्लम तथा तना नोडल्स इंटरनोड की एक श्रृंखला से बना होता है। नोड क्लम का ठोस भाग होता है जिससे कि शाखाएं निकलती हैं। नोडल क्षेत्रों में एक पत्ती और एक कली होती है। पत्तियां बारी बारी से क्लम पर पैदा होती हैं। युवा इंटरनोड्स क्या होता है, परिपक्व इंटरनोड्स आप देख सकते हैं जैसे कि फिगर नंबर 4 में आपको दिख रहा है। नोड्स कैसे निकलते हैं, कहाँ से, वही नोड्स से जो है कई पत्तियां निकलती हैं, नई नई शाखाएँ आती हैं और उसका ग्रोथ आगे बढ़ता हुआ जाता है। और जो भी पत्तियां मोनोकुली बेलनाकार होती हुई पहले निकलती हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ती हुई जाती हैं। तो जैसे जैसे बढ़ती हैं वो परिपक्व होती हैं और जैसे परिपक्व होती है तो वहाँ से एक नया नोडल्स तैयार होता है, नोड्स होता है, और वो नोड्स से फिर एक नई पत्ती बेलनाकार खुलते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर लगातार बनता हुआ चला जाता है और पौधे धीरे धीरे परिपक्व होते हुए चले जाते हैं। तो ये था तो अंकुरण के बारे में। अब आगे चलिए बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में आप सभी से। तो देखिए जैसे पत्ते क्या होते हैं, तो पत्ते जो होते हैं वो नोड या नोडल क्षेत्र में एक पत्ती होती है और इसका जो झंडा पुष्प पत्ता होता है जिसको पुष्पगुच्छ के नीचे सबसे ऊपर का झंडा पत्ता होता है, जो लास्ट के सबसे ऊपरी ओर दिखता है जहाँ से फसल ग्रो कर रहा है। देखिए लास्ट आप फिगर नंबर 1 में देखें तो एक बगल भी है, उसके बाद फल आपका आया हुआ है। यही चीज़ को झंडा पत्ता के नाम से जानते हैं। कॉलर या मध्यपशी, ये क्या होता है, वृत्ताकार कॉलर पत्ती के प्लेट और पत्ती के मयान से जुड़ा हुआ होता है और पत्ती मयान को नोड के ऊपर कलम के चारों ओर लपेटता है। पत्ती की ऊपरी सतह पर कई समानांतर नस्यों के साथ बीच में एक प्रमुख रिज होता है। रिज का मतलब जो आपको दिख रहा है पौधे का बीज भाग। उसके बाद बात करते हैं मयान पुल्विंस। पत्ती मयान के आधार पर नोड्स के ठीक ऊपर सूजन पुल्विंस है। यहाँ पे ये देखिए आपको पहले फिगर में सूजन की तरह दिख रहा है, यहाँ पे गठीला सा है वही है। और यह कुछ गलत तरीके से नोड के रूप में जाना जाता है। यद्यपि चावल के समान अंकुर सामान्य घास से भिन्न होते हैं, जबकि पौधे में अलिंद और लिगुन दोनों होते हैं, जैसा कि आप सेकंड नंबर फिगर में आप देख सकते हैं। ग्रास ब्रीड आपको दिख रहा है ना, तो उसी ग्रास ब्रीड को कहते हैं, जैसे कि घास की तरह दिखती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, घास की तरह दिखने के बाद वहाँ पे अलग अलग इसको नाम देने लगते हैं लोग। जैसे इसको कुछ लोग क्या करते हैं मयान पुल्विंस के नाम से या नोड्स के नाम से जाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना कि ये क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये घास नहीं आपका होता है, ये नोडल्स होता है। चलिए फिर आगे और भी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे फल आपका आता है तो कैसे दिखता है आपका फ्रूट, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे पैनिकल और स्पाइकल लेट्स क्या होता है, राइट टीलर का अंतिम घटक एक पुष्पक्रम काल पैनिकल होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, पुष्पगुच्छ पुलिया के सबसे ऊपरी इंटरनोड पर पैदा होता है और पुष्पगुच्छों में स्पाइकलेट होते हैं जिनमें से अधिकांश अनाज विकसित होते हैं।
और ये स्पाइकलेट प्राथमिक और माध्यमिक शाखा पर पैदा होते हैं। इनमें पेडिकल और फ्लोरेट होते हैं। जैसे कि आप लोग फिगर में अच्छे से देख सकते हो कि निप्पो नबाते के सबसे ऊपर आपको दिखता है। उसके बाद देखिए फूलों का जो क्रम है यानी गुच्छे जो हैं उनके, वो आपको किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। जो भी पत्तियाँ हैं वो किस तरह से आपको दिखाई दे रही हैं। इंटरनोड कहाँ पे है, ओरिजस टाइबा पेनिकल कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको फिगर में अच्छे से दिखाई दे रही है। आप फिगर के माध्यम से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं फिर आपको और भी चीज़ों के बारे में। जैसे चावल का फ्लोर जो खाया जाता है उसको रचीला, रोगाणुहीन, लेम्मा या अल्प विकसित गोद सभी फ्लोर्स को सहारा देते हैं। यानी लेम्मा और पैलिया प्लस फूल, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होता है, एक अनाज का उत्पादन होता है, यानी जिसमें अनाज निकलते हैं। लेम्मा और फोलिया दोनों में लकीरें होती हैं। जैसा कि आप लकीरों को आप देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट फिगर में आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा फूल, जिन्हें हम तंत्रिका कहते हैं। और लेम्मा के सिर पर संकुचित संरचना होती है जिसे कील कहते हैं। कील का मतलब जो सबसे ऊपर जो कीला सा होता है उसी को कील कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कुछ किस्मों में कील को एक पतले विस्तार AWN में बढ़ाया जाता है। यानी कभी कभी क्या करते हैं, इसको लैब में भी एक्टिवेट करते हैं, यानी कि इसको जर्मिनेट करते हैं। देखते हैं क्या प्रोसीजर होता है, उन चीज़ों को जानने के लिए होता है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ए नंबर में क्या है, ग्लूम पेडिकल है। फिर सेकंड बी नंबर में आप देखेंगे लेम है, पॉलिया है और भ्रूण है। फिर इसके बाद ये था एंडोस्पर्म, सी नंबर में आप देख रहे हैं। तो आज के पार्ट नंबर 1 में आपने इतना देखा। अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। और अगर वीडियो और अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए साथियों खुश रहिए, मस्त रहिए। अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम वंस अगेन।